हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 6 की जो बुक है हिस्ट्री की, तो उसकी रिवीजन है। इसके साथ साथ मैंने जियोग्राफी और साइंस की भी मैंने डाली हुई। साइंस की सिर्फ 2 चैप्टर की रिवीजन रह गई है। उसके बाद हम उसमें 7th की भी करेंगे। यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लास 6 में हमारा जो चैप्टर 6 है और इसमें जो हमारा इसमें लेसन है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, इसमें कहानी है बुद्धा की। अबाउट इन द 2500 एगो द सिद्धार्था द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म वाज इन द बोर्न। मतलब ये कि जो सिद्धार्था था 2500 साल पहले उसने बुद्धिस्ट की स्थापना की थी। इट वाज द नोन एज द गौतम बुद्धा, और उसके किसके नाम से जाना, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। द बुद्धा इन बिलोंगिंग्स टू द स्मॉल गना, जो बुद्ध थे वो किससे बिलोंग करते, छोटे से गण से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। नोन एज द साक्य गण, जिसको साक्य गण बोले जाते हैं। एंड वाज ए क्षत्रिय, और वैसे क्या थे, वो क्षत्रिय थे। वैन ही वाज ए यंग मैन, जब वे एक यंग मैन में थे, जब वे छोटे थे, मतलब युवा अवस्था में थे, तो ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ द हिज होम इन द सर्च ऑफ द नॉलेज। उन्होंने अपना सारा घर छोड़ दिया था अब ज्ञान प्राप्त, नॉलेज का मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ही मेडिटेटेड फॉर द 4 days टू एंड अंडर द पीपल ट्री ऑफ द बोधगा इन द बिहार। तो पूछा जा सकता है कि जो जहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया था, ध्यान साधना की थी, तो वहाँ पे क्या, जो पीपल का जो पेड़ था बोध गया में, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन ध्यान साधना की थी। वर इन द अटेंड इन द इनलाइटमेंट, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वाज द नोन एज द बुद्धा, और उसके बाद वे क्या कहलाए, वो बुद्ध के नाम से कहलाए। पहले सिद्धार्थ नाम था, फिर बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब क्या होता था, बुद्धा का मतलब वाइस वन, वाइस का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। ही देन इन द वैन टू सारनाथ, उसके बाद वे सारनाथ गए, नियर द वाराणसी के पास पड़ता है। वेयर ही द टोट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने अपना सबसे क्या दिया था, अपने ज्ञान को प्रसार किया था, सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ही स्पेंड इन द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ द ट्रैवलिंग ऑन द फुट, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पूरा अपना जो जीवन है वो किसके लिए ट्रैवल कर करके, पैरों पर, मतलब पैरों पर ट्रैवल कर करके उन्होंने बिताया। एंड गोइंग टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पद यात्रा की, एक स्थान से दूसरे स्थान गए। टीचिंग पीपल, लोगों को ज्ञान दिया। एंड टिल ही पास अवे इन द कुशीनारा, और उसके बाद जो उनकी मृत्यु हुई है वहाँ पे कुशीनारा में हुई है। तो ये कुशीनारा है, और जो जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था, बिहार बोध गया में। ठीक है, और ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं इसमें कि जो बुद्धा टीचिंग, जो बुद्धा की जो शिक्षाएं वो क्या थी। जो बुद्धा टोट दैट द लाइफ इज द फुल ऑफ द सफरिंग एंड हैप्पीनेस। बुद्धा ने पढ़ाया कि जो हमारा जीवन है वो सभी दुखों से भरा हुआ है, जिसमें सुख, मतलब कोई भी सुख नहीं है, दुख है। इवन इफ वी गेट की वाट इज, इसमें यह है कि हम इसमें क्या क्या चाहते हैं, मतलब क्या चीज़ चाहते हैं। वी आर नॉट ऑल, मतलब जितनी भी हम चीज़ें चाहते हैं वो सभी सेटिस्फाई नहीं होती। एंड द वांट इवन द मोर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा में कहते हैं कि हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है, फिर चाहते हैं कि हम एक इच्छा हमारी फिर पूरी, तो इसलिए हमारी जो इच्छाएं वो बढ़ती रहती हैं। बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज इन द थ्रस्ट एंड द तना, और बुद्धा ने जो ये हमारी चाहने की इच्छा है उसको तना के नाम से, और थ्रस्ट का मतलब प्यास, तो प्यास और तना के नाम से उसने क्या क्या इसको डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। ही टोट दैट ही इज द इन अ कॉन्स्टेंट द कार्विंग कुड बी द रिमूव। वे कहते हैं कि हम धीरे धीरे जब अपने आप को मतलब कार्विंग करते रहे, अपने को तशारते रहेंगे, अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति की ओर आप चलते रहेंगे, तो एंड द रिमूव बाय द फॉलोइंग द मॉडरेट इन एवरीथिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा कि हमें कोई भी चीज़ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। मॉडरेट, कोई कुछ हमें मिले बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा दुख हो हम उससे ज़्यादा दुख नहीं, ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुशी नहीं, कि ज़्यादा दुख में, तो हम एक मॉडरेट रहेंगे, एक सामान्य स्थिति में हम उसमें रहेंगे। ही आल्सो इन द टोट द पीपल टू बी द काइंड, उन्हें लोगों को पढ़ाया कि आप दयालु रहे। एंड इन द रेस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ अदर, और दूसरे के जो जीवन है, दूसरों को उनका आदर करें, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी हो, तो सभी का आदर भाव रखें, इंक्लूडिंग एनिमल्स, जिसमें जानवर भी सम्मिलित हैं। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ द आर एक्शंस, जो भी हम काम करते हैं वो किसके रूप में कहलाता है, हमारा कर्मा, मतलब जो भी काम करते हैं वो कर्म के रूप में होते हैं। वेदर इन द गुड बैड, जैसे हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से वो क्या होगा, जो हमारा जो कर्म है वो हमारा क्या होगा, अच्छा और बुरा होगा। ठीक है, एंड द अफेक्ट इज द बोथ इन इज द लाइफ एंड द नेक्स्ट, और जो भी हम अच्छा कर्म करेंगे तो जो हमारा ये जीवन है, वर्तमान जीवन, ये भी इफेक्ट करेगा, ये भी प्रभाव में रहेगा, जो हमारा अगला जन्म है उसमें भी इफेक्ट रहेगा। इसलिए हमें कोई भी कर्म काफ़ी सोच समझ कर करने चाहिए। अब आ जाता है उपनिषद।
उपनिषद, उपनिषद जो मीन्स है अप्रोचिंग एंड द सिटिंग द नियर। उपनिषद का मतलब होता है हम गुरु के पास पहुंचना और बैठना। किसके पास? गुरु के पास। द टेक्स्ट्स द कंटेन इन द उपनिषद वर इन द कन्वर्जन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। जो भी उपनिषद में टैक्सिस है, जिस चीज़ में लिखावट क्या है, उसमें हमें वर्णन होता है कि किसके बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में बातचीत का इसमें वर्णन होता है कि उपनिषद इस दोनों में आपस में बातचीत है। मोस्ट जो उपनिषद एडिड थिंकर्स फॉर मैन, जो उपनिषद के जो थिंकर्स थे, जो विचार मनन करते या इसमें वैज्ञानिक मानो उसमें, तो एक काफ़ी वे मैन थे, आदमी थे, स्पेशली द ब्राह्मण और राजास थे। देयर इज़ द मेंशन द वुमेन द थिंकर। इसमें कुछ और मतलब औरतों का भी, इसमें महिलाओं का भी जो थिंकर थे, विचार मनन थे, तो उनका भी क्या वर्णन किया गया है। ये जैसे इसमें गार्गी थी महिला, वो वाज द फेमस ऑफ हर द लर्निंग, जो अपने ज्ञान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। एंड द पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट इन द हैड द रॉयल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में जो भी डिबेट्स होती थी तो उसमें वो हिस्सा लेती थी। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स वर इन द लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। और बहुत सारे जो आइडियाज़ थे, जो मेरे विचार थे, जो उसमें उपनिषद के थे, तो बाद में जो डेवलप किया गया, वो जो एक थिंकर्स था, जो काफ़ी मतलब विद्वान व्यक्ति था, शंकराचार्य के द्वारा विकास किया गया। अब आता है हमारा जैनिज्म। जैनिज्म द लास्ट एंड द 24th थिंकारा ऑफ द जैनिज्म वाज इन द ए वर्धमाना महावीर। जो अंतिम और 24वें जो थिंकर हुए जैन के, वो वर्धमाना महावीर जी हुए हैं। ही वाज इन द ए क्षत्रिय द प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी। ये जो क्षत्रिय के राजकुमार थे, जो लिच्छवी के जो मतलब लिच्छवी के जो क्षत्रिय के राजकुमार थे। एक ग्रुप ऑफ वाज पार्ट ऑफ वज्जी द संगा। ये जो क्षत्रिय थे, ये जो वज्जी में थे, ये इसका एक हिस्सा थे, एक ग्रुप थे, एक समूह था। एट द एज द 30 ईयर ही लेफ्ट द होम। 30 साल की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड वेंट टू द लिव इन फॉरेस्ट, और उसके बाद वो जंगलों में रहने के लिए चले गए। फॉर द 20 ईयर्स ही लीड ए द हार्ड, और उन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम किया। एंड द लोनली द लाइफ, और अकेले लाइफ को जी। एंड द एट द एंड विच द अटेंड द इनलाइनमेंट, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टोड ए सिंपल इन द डॉक्ट्रिन, उन्होंने जो शिक्षा दी एक साधारण शब्दों में दी। मैन एंड वुमेन वो द विश टू द नो द ट्रू मस्ट लिव देयर होम। अब जो भी महिला और पुरुष होते थे, यदि वे इच्छा करते थे कि वे मतलब अपना घर बार छोड़े, तो वे अपने ज्ञान की प्राप्ति करें, उनको सच्चा ज्ञान हो गया था। दे मस्ट इन द फॉलो वेरी द स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ द इंसान। जो मतलब इनको काफ़ी कठिन जो रूल अप्लाई जाते थे, जिसको अहिंसा बोलते थे। विच मीन्स द नॉट हर्टिंग एंड द किलिंग द लिविंग एंड द लिविंग द बीइंग। और उनको ये समझाया गया थी वे किसी को नहीं हट करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही किसी को मारेंगे, जो कोई भी जीव होता है, जंगली जानवर सब आते इसमें। फॉलोवर ऑफ द महावीर, जो महावीर के जो शिष्य थे, वो वर इज नोन एज ओ जैनास, जिनको जैनास बोला जाता है, कहा जाता है, उसके दौरान जाना जाता है उनसे। हैड टू द लीड वेरी द सिंपल लाइफ। वे क्या करते हैं, बहुत ही एक साधारण जीवन जीते थे। दे हैड टू बी द एब्सोल्युटली होनेस्ट। वे क्या होते थे, उनको एक बिल्कुल ईमानदार होना पड़ता था। एंड वर स्पेशली द आस्क नॉट टू स्टील, और उनको सिखाया जाता था कि वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व द इन द सेलिबेसी, और उसके साथ उनको क्या किया गया था, उनको निरीक्षण में रखा गया था सेलिबेसी के द्वारा। सेलिबेसी के द्वारा का मतलब होता है कि आजीवन उन्हें विवाह नहीं करना है। एंड द मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको सब कुछ छोड़ना, सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ता था, इंक्लूडिंग द देयर क्लॉथ्स, मतलब उनको अपने कपड़े भी छोड़ने पड़ते थे। देखा होगा आपने कि जो महावीर स्वामी जी की जो भी आपको मूर्ति दिखाई देगी, वे उसमें कपड़े नहीं पहने होते हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये काफ़ी मुश्किल था फॉर द मैन, पुरुषों के लिए, एंड द वुमेन टू फॉलो द दिस स्ट्रिक्ट रूल, ये मतलब कपड़ों को ना पहनना काफ़ी मुश्किल था। जैनिज्म वाज द सपोर्टेड इन द मैली, इसलिए 2 भाग में वो बटा गया था, जैनिज्म, श्वेतांबरी और पीतांबरी।
इसमें ये कहते थे कि जो लोग कुछ कपड़े पहनते थे, कुछ लोग कपड़े नहीं पहने। जैनिज्म वर सपोर्टेड द मैनली बाय ट्रेडर, जो जैनिज्म थे वो ज़्यादातर ट्रेडर के द्वारा, जो व्यापारी की तरह सपोर्ट किए गए थे, संरक्षण में रखे गए थे। द टीचिंग ऑफ द महावीरा हैज़ द फॉलोअर ट्रांसमिटेड ओरली, ये क्या करते थे कि जो ट्रेडर को महावीर के जो उनके शिक्षाएं देते थे और जो उनके शिष्य थे उनको मतलब ओरली उनको समझाते थे फॉर द सर्वल सेंचुरी के लिए, ताकि वो आगे इस ज्ञान को बढ़ा सके। अब आता है संघा। जो संघा होता था, संघा व एसोसिएट था लोगों का, वो लेफ्ट द देयर होम, जो अपने घर बार को छोड़ देते थे। द रूल्स द मेड ऑफ द बुद्धिस्ट संघा वाज रिटेन डाउन इन द बुक आर द विनय पिटिका, जो भी नियम लिखे गए थे, जो बौद्धिस्ट संघ के, पूछा जाता है बौद्धिस्ट संघ के जो भी नियम लिखे गए थे कौन सी बुक में, तो विनय पिटिका। मैन एंड द वुमेन वो द जॉइंट इन द संघा, जो भी मैन पुरुष और महिलाएं जो भी संघ को सम्मिलित हो जाती थी, वे सभी एक साधारण जीवन को जीते थे। दे मेडिटेटेड द मोस्ट ऑफ टाइम, वो ज़्यादातर जो अपना समय ध्यान अभ्यास में ही बिताते थे। एंड वेंट टू सिटीज़, फिर क्या शहरों में जाते थे, गांव में जाते थे, टू बैक फॉर द फूड ड्यूरिंग द फिक्स आवर, और एक निश्चित समय में मतलब गाँव में और शहरों में जाते थे भिक्षा लेने के लिए, और भिक्षा में क्या लेते थे, वो खाने को लेते थे। दैट इज़ वाई दे वर इन द नोन एज द भिक्खूज, इसलिए इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, भिक्खूज बोलते थे। और जिनको प्राकृतिक वर्ण है, जिस प्राकृतिक वर्ण में उसको बैगर बोला जाता है, भिखारी। एंड द एपिगोनिस्ट, कौन कौन से होते थे, भिक्खूज एंड बिगोनिस्ट। अब आता है दोज हु द ज्वाइंट द संघा, जो भी संघ को ज्वाइन कर लेते, जिसमें ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय होते थे, मर्चेंट होते थे, व्यापारी लेबरर होते थे, मजदूर होते थे, बार्बर होते थे, नाई होते थे, एंड द कोटेशन, जो कोर्ट के लोग होते थे, एंड द स्लेव्स और गुलाम, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब आता है मोनास्ट्रीज, क्या होता था, बोथ द जैनास बौद्धिस्ट द मोंग वैन फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर, जो भी दोनों जैनिज्म और बौद्धिस्टम के जो मोंग होते थे, मतलब जो उनके लोग होते थे, जो संत होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे पूरे साल। अब और टीचिंग द पीपल, लोगों को अपना ज्ञान बांटते रहते थे। द ओनली टाइम दैट दे स्टे इन द वन प्लेस वर इन द ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एक समय ऐसा था जब वे उनको एक स्थान पर रुकना होता था, जो बारिश का मौसम होता था। व्हेन इट वाज द वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, इस टाइम में जो रेनी सीजन में जो ट्रैवल करना होता था काफ़ी मुश्किल हो जाता था। अब देन जो देयर सपोर्टर्स बिल्ड द टेम्परेरी सेटल बनाते थे, जो भी सपोर्ट करते थे इनको जैनिज्म या फिर बौद्धिज्म को, तो वे क्या करते थे, उनको टेम्परेरी बनाते थे, गार्डन भी बनाते थे उनके रुकने के लिए रेनी सीजन में। एंड द दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन द हिली एरिया, और कुछ लोग क्या होते थे, जो पहाड़ी एरिया वाले लोग होते थे, उसमें प्राकृतिक रूप से बनी गुफा में भी रहा करते थे। परमानेंट जो सेटलर इन द विच मोनास्ट्रीज वर बिल्ड, जो एक परमानेंट, तो जो अस्थाई स्थाई जो शरण बनाए गए थे, जहाँ पे लोग ठहरते थे शटल्स में, घर में, तो वे मोनास्ट्रीज में उनको विहारास बोलते थे। द अर्लीस्ट द विहारास फॉर मेड ऑफ वुड, पहले क्या होता था कि जो विहारास लकड़ी के बनाए जाते थे, उसके बाद फिर ईंटों के बनाने शुरू करिए। सम वर इवन इन द केव, और कुछ में क्या थे, गुफाएं होती थी। ज़्यादातर जो गुफाएं हमारे वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी इंडिया में आपको मिल जाएगी। ओवर द सेंचुरी, पूरे जो सेंचुरी है पूरे भारत में या पूरे देश में, बौद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, हमारे इस सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट्स का मतलब हमारे इंडिया और उसके आसपास के एरिया में पूरी तरह से फैल गया था, जैसे नेपाल हो गया, तरफ भूटान का जिससे लगे हुए हैं। एंड द यू विल लर्न द मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर 9 ऑफ द हिस्ट्री, और इससे ज़्यादा आप जो इसमें जो नॉलेज है इसके बारे में, वीआरएस के बारे में, तो आप चैप्टर 9 की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब करते हैं हम चैप्टर हिस्ट्री का जो 7, इसमें अशोका द एम्पायर वो गिव अप वार, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था युद्ध के बाद। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो सिलेबस अपडेट हुआ है 2023 और 24 में, दिस चैप्टर हैज़ द बीन रीनेम्ड, उसको रीनेम्ड कर दिया एज द फ्रॉम ए किंगडम ऑफ एम्पायर। एम्पायर था इसका नाम पहले, अब इसको अशोक द एम्पायर वो गिव अप वार ये नाम किया। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री, हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में जो अशोक रहा है वो काफ़ी महान शासक रहा, रूलर रहा है। एंड ऑफ द हिज इंस्ट्रक्शंस, यदि हम उसके निर्देशों को देखें,
और इंस्क्रिप्शंस फॉर द इंस्क्राइब, जो भी हमें अभिलेख मिले अभिलेख पिलरों पर, एज वेल एज हम रोक सरफेस पर। यदि हम उसके निर्देशों को देखें उन सब से हमें ये पता चलता है, ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अशोका काफ़ी महान शासक रहा है। बिफोर वी फाइंड आउट कि वाट वाज द रिटेन इन द दिस इंस्क्रिप्शन, इन सबको ढूंढने से पहले, इंस्क्रिप्शन को ढूंढने से पहले, कि लेट अस सी द वाई हिज द किंगडम वाज द कॉल्ड द एम्पायर, कि उसके साम्राज्य, जो साम्राज्य को एम्पायर क्यों कहा जाता था। ए वेरी बिग किंगडम, बहुत बड़ा साम्राज्य, और उसको एम्पायर बोलते थे। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द हिस्ट्री, हमारे इतिहास में सबसे महान शासक रहा है। वो रूल द एम्पायर द फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य ओवर द 2300 ईयर अगो, 2300 साल पहले जो उसके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया जो एम्पायर था, उस पर उसने शासन किया था। ही वॉज सपोर्टेड बाई ए वाइज मैन द नेम चाणक्य या कौटिल्य। अब जो इस चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया गया था, संरक्षण में था, किसका था? जो चाणक्य था, कौटिल्य काफ़ी जो विद्वान व्यक्ति रहा था, उसके संरक्षण में रहा था। चाणक्य's आइडियाज वर द रिटेन डाउन इन द ए अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के तो आइडियाज थे, विचार थे, वो अर्थशास्त्र में लिखे। अर्थशास्त्र ये नहीं था कि जो आज का अर्थशास्त्र है, मतलब इकोनॉमिक्स है, वो पहले जो ज्ञान के संरक्षण था वो वाले थे, इसमें ज्ञान था वो संग्रहित था, उसको बोलते थे अर्थशास्त्र। फिर देयर वाज इन द सर्वल सिटीज़, बहुत सारे जो सिटीज़ थे, शहर थे, तो एम्पायर थे उसके, तो मार्क किया गया था ब्लैक डॉटेड पे, मतलब मार्क किए ब्लैक डॉट के द्वारा मैप में देख सकते हैं कि विच द, जो आपकी बुक्स में है, विच इंक्लूड इन द कैपिटल पाटलिपुत्रा, जिसमें हमारी जो उसमें कैपिटल भी जुड़ी है जो पाटलिपुत्रा और उज्जैन की, इसके साथ तक्षशिला थी, और जो गेटवे ऑफ द नॉर्थ, यदि आप नॉर्थ इंडिया के देखें तो नॉर्थ, इधर वेस्ट में देखें तो नॉर्थ वेस्ट में आपको इसका मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द सेंटर एशिया, जो सेंटर एशिया में पड़ता है। उज्जैन द ले ऑन द रूट, जो उज्जैन का जो रूट था वो नॉर्थ से साउथ इंडिया में था, ऊपर से नीचे, मतलब कहता है नॉर्थ से साउथ था। फिर मर्चेंट एंड द ऑफिशियल एंड द क्राफ्ट पर्सन लिव्ड इन दिस सिटीज, और जो व्यापारी थे, ऑफिशियल थे, मतलब ऑफिशियल जो उनको युद्ध किया थे, मतलब क्राफ्ट थे, व्यक्ति थे, ये सभी इन शहरों में रहते थे। अदर द एरिया दे वर इन द विलेज ऑफ द फार्मर, दूसरे एरिया में जो भी गांव में किसान रहते थे, हेडर रहते थे, चरवाहे रहते थे, ये सारे इसमें थे। इन द सेंटर इंडिया देयर वाज द फॉरेस्ट वर इन द पीपल गैदर्ड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब जो सेंट्रल एशिया में क्या होता था कि जो जंगलों से लोग क्या करते थे, इकट्ठा करते थे जो भी जंगली जो चीज़ें होती थी उनको जंगलों से, एंड द हंटेड एनिमल ऑफ द फूड, और जो भी जानवरों को मारते थे खाने के लिए। पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और जो भी इन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ साउथ में, जो भी उज्जैन के रास्ते में जो भी लोग रहते थे, वो सभी अलग तरह की लैंग्वेज भाषाएं बोलते थे, एंड एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और अलग तरह का खाना भी खाते थे। दे रोट इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्लोथ एज वेल एज, और वे क्या करते थे, वोर, ये वोर है, और वोर का मतलब पहनना, और वे अलग अलग प्रकार के कपड़ों को भी पहनते थे। अब हाउ आर द एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, और जो एम्पायर्स थे वो अलग क्यों थे, कैसे थे? जो एम्पायर्स थे वो नीड मोर रिसोर्सेज, जो एम्पायर थे उनको काफ़ी रिसोर्सेज, स्रोतों की जरूरत होती थी, पैसे की जरूरत होती थी, देन द किंग्स, मतलब राजा के तुलना में। एज द एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम, इसलिए जो एम्पायर्स थे उनको किंगडम साम्राज्य से ज़्यादा माना जाता था। दे नीड टू बी द प्रोटेक्टेड बाय द बिग आर्मीज, क्योंकि जो एम्पायर्स थे उनको काफ़ी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी आर्मीज को रखना होता था। दे आल्सो नीड ए लार्ज नंबर ऑफ द ऑफिशियल टू द कलेक्ट द टैक्सेस, और जो ऑफिशियल को नियुक्त करते थे, लोगों को नियुक्त करते थे, ताकि जो टैक्सेस था उनको इकट्ठा किया जा सके। रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर पर कौन शासन करता था? लार्ज एम्पायर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रूल डिफरेंटली। अब ये कहते थे कि जो बड़े बड़े जो एम्पायर होते हैं उनको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग रूल करते थे, शासन करते थे। एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र के पास एरिया था, वाज अंडर इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, वो जो
पाटलिपुत्रा के पास जो एरिया था वो डायरेक्ट एम्पायर्स को कंट्रोल नियंत्रण कर देते। ऑफिशियल वाज अपॉइंटेड टू कलेक्ट द टैक्सेस, जो ऑफिशियल थे उनको लोगों को मतलब ऑफिशियल काम के लिए जो भी लोगों को चुना जाता था उनको उनसे टैक्स इकट्ठा हो जाता था। वे किस किस से करते थे, किसानों से, फार्मर से करते, हैडर चरवाह से करते थे, क्राफ्ट्स के जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे या काश्तकारी करते थे पर्सन से करते थे, ट्रेडर जो भी व्यापारी होते थे वहाँ से लिव इन द विलेज, जो गांव में या टाउन के आसपास के एरिया में सबसे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। दे आल्सो इन द पनिश्ड who एंड द डिसओबे द ए रूलर, मतलब रूलर ऑर्डर। यदि कोई भी व्यक्ति जो भी शासक के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया उसका उल्लंघन करता था, मतलब डिसओबेट करता था, उनको सजा भी दी जाती थी। और मैसेंजर वेंट टू एंटपुर, मैसेंजर को भेजा जाता था दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज में। आल्सो द स्पीच द केप टू वॉच ऑन द ऑफिशियल, और ये कहना ये स्पीच था, स्पीच व्यक्ति थे उनको इन ऑफिशियल की देख रेख में रखा जाता था ताकि वो गलत काम ना करे या ढंग से कोई काम ना करे। एम्पायर इन द सुपरवाइज द डैम टू ऑल, जो एम्पायर था इन सभी को सुपरवाइज करता था विद द हेल्प ऑफ द मेंबर ऑफ द रॉयल, जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे उनकी सपोर्ट लेके इन पर निरीक्षण करता था इनका, और सीनियर मिनिस्टर की हेल्प से। अदर एरिया आर द प्रोविंसेस, जो अलग जो क्षेत्र था जो उनके लोगों थे रूल करते थे प्रोविंशियल कैपिटल पर, अपनी जो भी उन्हें दी गई थी, जो भी मतलब जो भी लोगों को अलग अलग एरिया दे दिया था तो उसी का रूल आउट करते थे। जैसे तक्षशिला था, उज्जैन था। फर्दर सम अमाउंट द कंट्रोल फ्रॉम द ए पाटलिपुत्रा, और जिसका जो ज़्यादातर जो एरिया था पाटलिपुत्र से नियंत्रण किया जाता था, वहाँ से किया जाता था। रॉयल प्रिंसेस फॉर ऑफन द सेंट टू गवर्नर, और जो रॉयल जो प्रिंसेस थे उनको ज़्यादातर ही गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। लोकल जो कस्टम एंड द रूल वर इन द प्रोबेली फॉलोड, जो भी वहाँ पे मतलब लोकल एरिया में जो भी त्योहार वगैरह होते थे, कस्टम होते, रीति रिवाज होते, सब उनको मतलब किया जाता था, मतलब उनके द्वारा बनाया जाता था, उनके द्वारा निभाया जाता था। एंड दे वर इन द वास्ट एरिया बिटवीन द दैम सेंटर, और जो भी बड़ा एरिया होता था इन सेंटरों में सभी में ये लोकल कस्टम को मनाया जाता था। इन द मोरियास ट्राई टू कंट्रोल द रोड, और जो मोरियस होते थे प्रयत्न करते ताकि रोड को भी नियंत्रण में रख सकें, नदियों को भी रख सके, जो भी महत्वपूर्ण होते थे ट्रांसपोर्ट्स के लिए। दे कलेक्टेड वेट रिसोर्सेज वर अवेलेबल इन द टैक्स एंड द ट्रिब्यूट्स, और वो क्या करते थे इन जो मतलब जो इकट्ठा करते थे रिसोर्सेज को, जो भी टैक्सेस के रूप में जो भी ट्रिब्यूट्स के पास होते थे। जैसे टैक्सेस होता था ऐसे ट्रिब्यूट्स होता था, ये भी एक टैक्स की तरह ही हम इसको फाइन करते थे, ठीक है। तो ये अब ट्रिब्यूट्स क्या होता था, अनलाइक द टैक्स कलेक्टेड ऑन द रूरल बेसिस, जो टैक्स होता था तो टैक्स तो हम मतलब एक रेगुलर बेसिस पे हम करते थे, जैसे 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। लेकिन जो ट्रिब्यूट्स था ये ऐसा नहीं था। ट्रिब्यूट्स वाज कलेक्टेड एज एंड द व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम द पीपल हु गेव इन द वैरायटी ऑफ थिंग्स, ये जो ट्रिब्यूट्स था तो कभी भी लगाया जा सकता था कि जैसे चीज़ों की वैरायटीज होती थी, एंड मोर लेस विंगली, कि इसमें जो लोग होते थे ट्रिब्यूट्स में कम या ज़्यादा भी पे करते थे। अशोका यूनिक द रूलर, एक यूनिक रूलर था। फेमस द मौर्य रूलर अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक द मैसेज टू पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। एक ये जो मौर्य वंश का पहला रूलर रहा है कौन, अशोका, जिसने सबसे पहली बार अपने जो मैसेज थे, अपने जो निर्देश को, अपने विचारों को इंस्क्रिप्ट कराए थे, उसे अभिलेखित किया था। दिस द इंस्क्रिप्शन वर प्राकृतिक, जो ये इंस्क्रिप्शन था, अभिलेख थे, अपने विचारों का अभिलेख थे, ये प्राकृतिक का बात होता है कि जो आम बोलचाल की भाषा होती थी उसमें लिखे होते थे। एंड रिटेन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, पूछा जाता है कि कौन से में लिखते हैं, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो लिखे जाते थे और प्राकृतिक भाषा में इंस्क्राफ्ट किया गया था ताकि सभी लोग उनको समझ सकें। अशोका वार इन द एक कलिंगा, अशोका का जो वार कहाँ में, कलिंगा में। कलिंगा वाज इन द एंसेंट नेम ऑफ द कोस्टल ओडिशा, यदि कलिंगा देखे, कलिंगा का जो पुराना नाम है ये कोस्टल ओडिशा का है। अशोका फोर्ट ए वार, अशोका ने एक युद्ध लड़ा टू कनकीर द कलिंगा, और कलिंगा को जीत लिया था। ही वाज द हॉरिफाइड द व्हेन ही सा इन द वोलेंसेस एंड द ब्लड सीड्स, जब वो काफ़ी डर गया था जब उसने हिंसा को देखा, खून खराबे को देखा, ब्लड सीडेड को देखा। एंड सो ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एंड मोर द वार, अब उसके बाद उसने फैसला किया कि वो आगे युद्ध नहीं लड़ेगा, ठीक है। ही इज़ ओनली
द किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वो गिव अप द कॉन्क्विस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। ये एक सबसे पहला जो शासक राजा रहा है इतिहास में जिसने अपना जो जीते हुए राज्य को भी छोड़ दिया था युद्ध के बाद। वाट वाज द अशोका धम्मम, जो अशोका का धम्मम क्या था? अशोका का धम्मा डिज नॉट द इन्वॉल्व इन द वर्कशिप ऑफ द गॉड। अशोका का धम्मा ये नहीं था कि वो एक पूजा करना किसी भी भगवान की, और द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाई, मतलब सेक्रीफाई का मतलब यज्ञ अनुष्ठान करना, वैसे इसका मतलब बलि होता है, लेकिन यदि हम इसके पीछे में देखें यज्ञ करना, बड़े बड़े या करना, इसका ये मीनिंग नहीं होता था। अशोका हैड टू ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज द सब्जेक्ट। अशोका का कर्तव्य क्या और निर्देश दिए लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट पर, अपने धम्म पर जो उन्हें चलाया था। बट आल्सो द इंस्क्राइब बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, कि जो भी वो किससे थे, इंस्क्राइब थे, जो क्या नाम उसकी जो शिक्षाएं थी बौद्ध की, उनसे वो इंस्क्राइब हुए थे, और उसी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लोगों को सिखाया, ज्ञान दिया। ए नंबर ऑफ द प्रॉब्लम ट्रबल हिम, और इस काम को करने के लिए उनको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। पीपल इन द एम्पायर द फॉलो डिफरेंट रीजन, जो भी लोग होते थे मतलब एम्पायर में वो अलग अलग धर्म के होते थे, विच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, जिनमें आपस में क्या होता था, मतभेद हो जाता था। एनिमल वर द सेक्रीफाइड, एनिमल को बलि दी जाती थी। जो स्लेव, जो भी गुलाम होते थे, सर्वेंट होते थे, नौकर होते, वर मतलब इल ट्रीटेड, उनको काफ़ी बुरी तरह से इल ट्रीटेड किया जाता, भेदभाव किया जाता था उनके साथ, क्योंकि अलग अलग के धार्मिक लोग होते थे। एंड द क्वेरल इन फैमिली, और इससे क्या होता था कि बहुत सारे जो लड़ाई होती थी, परिवारों में लड़ाई भी होती थी। एंड द एमंग्स द नेबर द एग्जिटेड अशोका ड्यूटी टू सोल, अशोका की यह कर्तव्य था कि जो भी परेशानी होती थी, भेदभाव होता था या इल्ट्रेटेड होता था, मतलब गुलामों को, सर्वेंटों को, या फिर लड़ाई झगड़ा होता था, इन सब का एक ही उनका इलाज था कि वो इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करें। ये अपॉइंटेड द ऑफिशियल के उन्होंने अपॉइंट किया, चुनाव, और उसमें धम्मम जो महात्मा है नोन एज इन द धम्मा महात्मा, जो धम्मा महात्मा बोले जाते थे, वो वेंट फ्रॉम द प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को पढ़ाते थे धम्मा के बारे में। ही द मैसेज हिज स्क्राइब ऑन द रॉक, उन्होंने जो मैसेज दिया अपने निर्देशों को दिया, वो अभिलेख कराया, उन्हें खुदवाए रॉक्स पर, पिलरों पर। ही इंस्ट्रक्टेड इज द ऑफिशियली टू रीड हिज द मैसेज टू दोज हु कुड नॉट द रीड इन द देमसेल्व्स, और उनको इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया गया ऑफिशियल की कि जो भी लोग अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ सकते, तो उनको इन पढ़ के इन मैसेज को बताए। ये आल्सो सेंड इन द मैसेंजर टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ धम्मम टू अदर लैंड, दूसरे लैंडों पर भी उन्होंने उन मैसेंजर को भेजा ताकि वो ये ज्ञान और भी बांट सके। सच एज सीरिया में, इजिप्ट में, मिस्र में, ग्रीस में और श्रीलंका, यहाँ पे सभी ने फैलाया। ये बिल्ड इन द रोड, उन्होंने रोड्स को बनवाया, उन्होंने डग इन द वेल्स, मतलब कुएं को खुदवाया। बिल्ड इन द रेस्ट हाउसेज, और बहुत सारे घरों को बनाया। अरेंज फॉर द ए मेडिकल ट्रीटमेंट, और क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट भी बनाया गया, मतलब उनको भी अरेंजमेंट किया गया, बोथ द ह्यूमन बींग एनिमल दोनों के लिए। तो इसमें 2 रूल्स, हमने 2 चैप्टर की इसमें समरी किया। इससे पहले आपको यदि समरी देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको इसमें पूरे रिविज़न की हिस्ट्री की, बस इसमें 2 चैप्टर बचे हैं तो उसकी रिविज़न हो जाएगी। यदि आप इसके साथ ज्योग्राफी की पूरी पढ़ी हुई है, साइंस के ओनली 2 चैप्टर सबकी रिविज़न पढ़ी हुई है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो आगे बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।